गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किस प्रकार किया जा सकता है, ये सब भी हमने पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एंड द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया इसका पहला प्रकार, दूसरा है वियोजन, तीसरा प्रकार है विस्थापन और चौथा प्रकार है द्विविस्थापन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन, संयोजन मतलब कुछ जुड़ रहा होगा, इसमें संयोग हो रहा होगा। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर एक पदार्थ का अणु बनाते हैं। मतलब कोई भी दो पदार्थ लेंगे अपन, कोई भी दो पदार्थ को अगर आपको संयोग करेंगे, जोड़ेंगे, तो उत्पाद यानी कि जो पदार्थ बनेगा वो कितना होगा, एक बनेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, Na+Cl2, ये क्या होता है अपना, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। ये दो अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, कुछ अभिक्रिया करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, उत्पाद कितना बनेगा, एक बनेगा। तो सिंपल शब्दों में कहें संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनते हैं, तो उसका कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड है अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोग हो रहा, कोई भी अणु होगा उसका क्या होगा, वियोग होगा। अब संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में डिफरेंस ये है कि यहाँ जो अभिकारक होते हैं दो या दो से अधिक होते हैं। जो अभिकारक होंगे वह दो या दो से अधिक होंगे और उत्पाद बनेगा कितना, एक। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में इसका अपोजिट होता है। जो अभिकारक होगा वो कितना होगा, एक होगा, और जो उत्पाद बनेगी वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। इसके नाम से पता चल रहा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे चौक है, ठीक है, चौक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। हम अगर इसमें क्रिया करें, क्रिया मतलब मैंने इसको तोड़ा, तो कितने भागों में हो गए, दो भागों में विभाजित हो गया, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। तो कहने का मतलब हो कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने तत्वों के अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिया इधर चूना लिया और उसमें अभिक्रिया की, तो छोटे छोटे तत्वों में विभाजित हो गया, वो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से अपन ने चौक का लिया, इसी प्रकार का चूना ही है, हमने इस पर क्रिया करी, मतलब हमने इसको तोड़ा। ठीक है, ये पूरा एक चौक था, तो ये क्या था, अभिकारक के रूप में था। जब हमने इसको क्रिया करने वियोजन किया तो क्या हो गया, छोटे टुकड़ों में दो भागों में विभाजित हो गया, और ये जो ये होगा आपके लिए अभिकारक, और इस तरफ होगा आपका उत्पाद। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक जो नया पदार्थ बनाते हैं, वह क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, वह क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से इसके नाम से पता चल रहा है कुछ विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया के पहले
आपको वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया के दो प्रकार है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा के द्वारा। अब कोई भी अभिक्रिया करते हैं अपन, तो उसमें का वियोजन होगा। वियोजन किस प्रकार से होगा, एक ऊष्मा के द्वारा होगा और एक विद्युत के द्वारा होगा। अब जो ऊष्मा के द्वारा होगा उसमें हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, और जो विद्युत के द्वारा होगा उसे विद्युत वियोजन कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन है, जब किसी पदार्थ में वियोजन किसके द्वारा होगा, ऊष्मा के द्वारा होगा, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहता है। और जिसमें अगर विद्युत वियोजन क्या होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसका वियोजन किसके द्वारा होगा, विद्युत के द्वारा होता है, तो हमें क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई तत्व या यौगिक जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये चौक लिखे मैंने दो, अब ये जो इसको यौगिक मान के चलते हैं, जैसे ये यहाँ आ गया, मतलब ये इस जगह से उठ के इस जगह पर आ गया, मतलब इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो इसी प्रकार यह अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, Fe+Cu अब इसमें अभिक्रिया बनी तो क्या बनी, FeSO4 + Cu। तो इसमें हुआ क्या, जो Cu था वो अलग हो गया, और Cu की जगह किसने ले ली, Fe ने ले ली। तो जब इधर इस उत्पाद की तरफ लिखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, FeSO4। तो FeSO4 और जो Cu था वो अलग हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगी कि कोई भी यौगिक या समूह दूसरे का स्थान लेता है, दूसरे का कोई भी स्थान लेता है। स्थान लिया मतलब Cu का स्थान किसने ले लिया, Fe ने ले लिया। तो ये कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु कि किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ एक तत्व का विस्थापन हो रहा था, और इस द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों तत्व का विस्थापन होगा। तो BaCl2 + Na2SO4, BaCl2 + Na2SO4। तो इसमें क्या होगा, SO4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन Ba और Na2 दोनों का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इसकी जगह Na2 की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, Ba, ये इसका यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो SO4 एच डी लिखा और Ba यहाँ आ जाएगा और बचा आपके पास 2NaCl। तो Cl और Na2 साथ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी Cl कितना है, 2 आपके पास, और Na2 भी आपके पास 2 है, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, 2NaCl। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो फर्स्ट था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब किसका संयोग हो रहा है, तो दो या संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, उससे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये अभिक्रिया कितने थे, 2 थे, तो उत्पाद कितना बना, एक उत्पाद बना, तो ये क्या कहलाएगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन में क्या होगा, यहाँ पर और इसमें डिफरेंस क्या है, जो अभिकारक थे यहाँ पे संयोजन में 2 अभिकारक थे और उत्पाद कितना बना, एक उत्पाद बना। लेकिन वियोजन में क्या होगा, अभिकारक आपके पास एक होगा, अभिकारक आपके पास एक होगा और उत्पाद जो बनेंगे वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व अथवा छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, 2, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत। तो
ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा वो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, और विद्युत के द्वारा जो वियोजन होगा उसे विद्युत अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है बच्चों, अब थर्ड है विस्थापन। विस्थापन मतलब एक यौगिक का दूसरे स्थान पर चला जाना, मतलब एक की जगह दूसरा ले लेता है। तो विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, मतलब एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो यही यहाँ पर Cu जो था अपना Cu का स्थान किसने ले लिया, Fe ने ले लिया, मतलब Fe किसकी जगह आ गया, Cu की जगह आ गया। तो क्या बन गया FeSO4, और जो Cu था वो अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए, एक यौगिक का हुआ। और जो द्वितीय विस्थापन हुआ, द्वितीय विस्थापन में क्या हुआ, दोनों तत्वों का क्या हुआ, विस्थापन होगा। तो क्या था BaCl2 प्लस NaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर SO4 क्या बन जाएगा BaSO4 और 2NaCl। BaSO4 Ba की जगह क्या आ जाएगा Na2 ले लेगा, और Cl और Na साथ में हो जाएगा, तो BaSO4 और Na2HCl। ये आपके थी अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये आपकी बुक में है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड था आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। थर्ड था विस्थापन अभिक्रिया, और हमारा लास्ट था द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये उसके बाद अपना नया टॉपिक है अपचयन एवं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया सिंपल है अपनी। ये अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके आधार पर और इलेक्ट्रॉन आधार पर। अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताइए तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताते हैं, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बताना है तो हम उसके आधार पर बताइए। मैं आपको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों के आधार पर बताता हूँ। तो सबसे पहले अब उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, जब हम किसी को भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसमें अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा बाहर हो जाएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो वो उस अभिक्रिया को क्या कहलाएंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे उपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग मतलब बाहर हो रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या कहलाएंगे उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कॉपर या Cu प्लस, हमने क्या लिया ऑक्सीजन को प्लस कर रहे हैं तो क्या बना अपने पास 2CO। ठीक है, अब उपचयन और अपचयन में डिफरेंस ये है कि इसमें क्या हो रहा था, उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन क्या हो रहा था वियोग हो रहा था, लेकिन इसमें इसका अपोजिट हो, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। अपचयन में वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी मतलब उसको बाहर हो रहा है, और हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगी यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए ये अपन हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर CuO लिया था अपन ने प्लस हाइड्रोजन को जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ Cu तो रहेगा और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया बाहर हो गया यहाँ से, और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो आपको सिंपल डेफिनेशन से याद रखना है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। अपचयन में वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वह कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी यानी कि ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का कमी होगी यानी वियोग होगी, तो वह क्या कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। अगर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो वो क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह हमारे बुक्स में दे रखा था उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर दे रखा है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बना है। तो इसमें काफ़ी इसमें काफ़ी लंबा दे रखा है। मैंने आपको सिंपल शब्द बताया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाएगी।
ठीक है। साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल 2Cu + H2 मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। अगर दोनों विधि साथ साथ में होती है तो वह कहलाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या है संक्षारण? तो देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? जंग लगना। आपने देखा होगा कि अगर कोई लोहे की वस्तु अगर हम कहीं ऐसी जगह लग देते जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, सिर्फ वो गीलापन हो, तो उसमें थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? उस पर जंग लगने लग जाती है, ठीक है। तो संक्षारण, जब किसी धातु की सतह वायु, जल, किसी अन्य पदार्थों पर अभिक्रमित हो जाती है तब वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब उस पर क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। या फिर अपन देखते हैं कि कोई ट्रॉली या ट्रैक्टर हो, कहीं एक स्थान पर काफ़ी समय तक खड़ी रहती है। ट्रैक्टर या ट्रॉली एक स्थान पर काफ़ी समय तक खड़ी रहेगी, तो उसमें देखना आप धीरे धीरे जंग लगने लग जाती है, तो वो क्या हो रहा है? मतलब संक्षारित हो रही है, ठीक है। संक्षारण को बचाव के लिए उपाय क्या है? या फिर किसी लोहे की सतह पर क्या कर सकते हैं अपन? कलर का यूज़ करके उसको संक्षारण या जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो संक्षारण क्या है? जब किसी धातु की सतह वायु, जल, किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाते हैं तब वह संक्षारित कही जाती है, अथवा इसे क्या कहते हैं? जंग भी कहते हैं। और यह प्रभाव क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है बुक का विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? देखते हैं अपन, अगर कोई तेल पदार्थ होता है तो अगर उसे लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें देखना चिपचिपापन आ जाता है। जैसे कि अपन अगर सेव रहती है, अगर सेव को अगर कागज़ पर रखते हैं तो अगर लंबे समय तक रहती है उसमें, तो कागज़ पे तेल ही तेल हो जाता है वो, और उसका स्वाद कैसा हो जाता है? बिल्कुल नरम हो जाती है, उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो किस कारण होती है वो विकृत गंधिता? तो विकृत गंधिता होती क्या है? देखिए बुक में लिखा हुआ है, उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधिता हो जाती है। उपचयनित, अभी मैंने बताया मैंने आपको उपचयन और अपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तो उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन घटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके? देखिए आपने देखा होगा कि जो चिप्स की थैलियाँ आती हैं वो उसमें चिप्स तो थोड़ी सी निकलती है, लेकिन उसमें क्या बना हुआ? हाइड्रोजन, एकदम हवा भरी होती है, लेकिन किंतु वो हवा नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? जो चिप्स है उसको वो ताज़ी बना रखी है, जिससे उसका स्वाद भी नहीं बिगड़े और वो एकदम करकरी बना रहे, कुरकुरा बना रहे, एकदम करकरी बना रहती है। तो विकृत गंधिता क्या होती है? जब वसा या तेल उपचयित हो जाता है तब वह विकृत गंधी हो जाती है। उसकी गंध एवं स्वाद भी में परिवर्तन हो जाता है। वसाओं तथा तेलों का अपचयन प्रतिऑक्साइड मिलाकर तथा भोज्य पदार्थों को निर्वाधित पात्रों में रखकर या नाइट्रोजन प्रवाहित करने पर उसे रोका जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका PDF आपको
जल्द ही आपको ग्रुप में आ जाएगा और आप इसकी अपनी कॉपीज भी रेडी कर लीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।